दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के। ठीक, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पार्ट 1 मैंने पहले से अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके पहले पार्ट 1 देखें, और यदि आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा 2-3 मिनट के अंदर ही, ठीक है, पार्ट 1 को, जिससे आपको क्या है और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के क्या रूल्स हैं, कौन कौन प्रभावी होंगे, न्यू चेंजेज क्या हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका जो यानी अंतिम जो कॉर्पस होगा, जो लास्ट में जितना कॉर्पस इकट्ठा होगा उसका 60% भी आप निकाल सकते हैं। ये भी यानी कि सुविधा गवर्नमेंट ने दे दी है। ठीक है, इसके साथ साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है कि जैसे न्यू पेंशन स्कीम के तहत हम यानी कि टोटल 3 बार पूरे सर्विस पीरियड के दौरान यानी 3 बार 3 टाइम यानी कि हम पैसा 25% निकाल पाते थे, 25-25% करके। ऐसे ही अपने स्वयं एम्प्लॉय का 25% आप 3 बार निकाल सकते हो। वही सेम नियम होंगे एनपीएस वाले। ठीक है, अब इसमें हम बात करें तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं आपको कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो 23-24 मिनट की हुई थी तो ये भी लगभग 20 मिनट तक ये पहुंच जाएगी, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात यूनिफाइड पेंशन स्कीम की किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण चीजें क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई जो एनपीएस से यूपीएस के अंदर जो लोग शिफ्ट होंगे उनको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो लोग पहले से एनपीएस में हैं उनको यूपीएस ऑप्ट करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो न्यू एम्प्लॉय जो भर्ती होंगे उनको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं यानी 2 साल पहले या 1 साल पहले या महीना भर पहले 5 महीना पहले जो लोग रिटायरमेंट हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, पेंशन पाने के लिए यानी पेंशन पे आउट पाने के लिए, यूपीएस से पे आउट पाने के लिए। इसके अंदर दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखेंगे कि पेंशन हमें किस प्रकार से और कितनी मिलेगी। ठीक है, और फैमिली पेंशन हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई। एक साथ में हम देखेंगे एक मुश्त धनराशि तो 60% आप निकाल सकते हो, इसके साथ आप लमसम अमाउंट भी ले सकते हो। वो मैंने पिछली वीडियो में लमसम अमाउंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर वो नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो क्या है ना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों के सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आप क्या है ना मेरे वीडियोज को देखते हो लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, अब देखो ने हमारे यूपीएस का पार्ट 1 नहीं देखा है, उन लोगों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, और जिन्होंने देख लिया है उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिमाइंड करवा देता हूं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो लोग पहले से एनपीएस स्कीम ले रहे हैं और अभी भी वो एनपीएस के अंदर बने हुए हैं और वो यूपीएस ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास में 3 महीने का समय। कितने महीने का? 3 महीने का, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक। और जो लोग यानी कि एनपीएस से रिटायर कर चुके हैं उनको यूपीएस में किस प्रकार से वो लोग जाएंगे तो हम देख ही लेंगे, फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, और जो उन्होंने 20% जो पैसा निकाला है उसका क्या होगा और किस प्रकार से उनको शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ठीक है, और जो लोग नए भर्ती हुए यानी 1 अप्रैल को भर्ती होंगे या 1 अप्रैल 2025 के बाद जितने भी एम्प्लॉय भर्ती होंगे, ठीक है, उनके पास में 1 महीने का समय रहेगा, या तो एनपीएस में रहें या यूपीएस, दोनों में से कोई एक पेंशन स्कीम चुनने के लिए उनके पास कितना समय रहेगा? 1 महीने का समय रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके अंदर देखें तो इसमें यानी 3 प्रकार के कॉर्पस है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर हम पेंशन वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के क्या है कॉर्पस होंगे। पहला है इंडिविजुअल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस के अंदर क्या होगा? एम्प्लॉय के बेसिक प्लस डीए का 10% खुद स्वयं एम्प्लॉय जमा करेगा, और गवर्नमेंट भी उस जितना एम्प्लॉय जमा कर रहा है 10% उतना ही अमाउंट क्या है कि गवर्नमेंट भी आपके इंडिविजुअल कॉर्पस के अंदर जमा करेगी। और ये जो पूरा जो 20% जो पैसा है ये इंडिविजुअल अपने आजादी के अनुसार यानी कि कहीं भी इन 20% पैसे को क्या कर सकता है? इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा प्रकार का जो कॉर्पस है वह है पूल कॉर्पस। पूल कॉर्पस क्या है कि गवर्नमेंट 8.5% का यानी क्या करेगी? एक फंड बनाएगी। वो फंड इसलिए बनाएगी कि मान लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय को या लास्ट बेसिक का 50% प्लस में डीए यानी कि पेंशन या पे आउट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पेंशन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर पेंशन वर्ड का यूज नहीं किया है, पे आउट वर्ड का यूज किया है। अगर वो पे आउट निश्चित नहीं मिल पा रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो 8.5% का जो फंड बनाया गया है उससे कुछ पैसा यानी पीएफआरडीए को दे देगी, और जिससे वो पीएफआरडीए क्या करेगा? उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करेगा? लास्ट बेसिक का 50% प्लस में डीए उसको यानी पे आउट के तौर पर
दे देगी, कब? रिटायरमेंट के समय से। ठीक है। अब बच गया सर क्या? बेंचमार्क कॉर्पस। बेंचमार्क को लेकर के पिछली वीडियो के अंदर भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर बेंचमार्क कॉर्पस हमें समझ में नहीं आया। देखो बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, मैं आगे तो खैर बताऊंगा ही उदाहरण के माध्यम से, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। बेंचमार्क कॉर्पस वह कॉर्पस है यानी कि स्टैंडर्ड अमाउंट। जैसे मान लो कि 10 साल के बाद में यानी एम्प्लॉय रेगुलर क्या कर रहा है, यानी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और गवर्नमेंट भी रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उसके मानक लिए जाएंगे कि भाई ये एम्प्लॉय यानी पे लेवल 1 का एम्प्लॉय 10 साल तक अगर कंटिन्यू यानी कि क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है यूपीएस के अंदर, तो इतना अमाउंट यानी 10 लाख या 15 लाख 20 लाख रुपया होना चाहिए। लेकिन उसने क्या है, किसी कारणवश यानी कुछ जमा नहीं कर पाया, या फिर क्या होता है कि उसकी सर्विस ब्रेक हो जाती है, ब्रेक सर्विस होने पर भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं जा पाता है। ठीक है। या फिर वो 25% अमाउंट 2 बार मान लो निकाल लिया, यानी 2-2 लाख करके 4 लाख रुपए निकाल लिया, उसका अमाउंट तो होना चाहिए स्टैंडर्ड कितना, बेंचमार्क के हिसाब से 15 लाख रुपए, लेकिन अब कितना अमाउंट होगा उसका, 11 लाख रुपए। तो 11 लाख होगा वो तो क्या होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस होगा, और जो 15 लाख रुपए जो स्टैंडर्ड जो अमाउंट है वो बेंचमार्क कॉर्पस कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, नहीं आया है कोई बात नहीं है, आगे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है। अब देखो, अब सर इसके अंदर और क्या चीजें होंगी? हाँ इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज और है, यदि आपने एक बार एनपीएस से यूपीएस यानी ऑप्ट कर लिया, आप फिर से यूपीएस से एनपीएस में नहीं आ सकते। ठीक है। तो यानी कि आपका एक ही बार मौका मिलेगा, आप चाहे तो यूपीएस में चले जाओ या फिर एनपीएस में बने रहो। ठीक है। अगर आपने यूपीएस में चले गए तो फिर वापस एनपीएस में नहीं आ सकते। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन है। ठीक। इसके अलावा और क्या है इसके अंदर? हाँ, और ये पेंशन स्कीम यानी कि कम से कम एम्प्लॉय की सर्विस 10 साल की होगी, यानी रेगुलर सर्विस 10 साल की होगी तभी ये एप्लीकेबल होगी, उसके ऊपर में अप्लाई होगी। अगर 10 साल से कम की अगर उसकी सर्विस हो रही है तो फिर ये क्या है, उस एम्प्लॉय के ऊपर में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। दूसरा चीज और है कि यानी कि एम्प्लॉय यदि किसी कारणवश रिजाइन कर देता है या डिसमिस चला जाता है या फिर डिपार्टमेंट उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर देता है, तो इन तीनों केस में ही क्या होगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो उसके ऊपर लागू नहीं होगी। ठीक है। अब कौन सी स्कीम लागू होगी ये भी स्पष्ट तौर पर अभी नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ दिनों में इसका स्पष्टीकरण भी आ जाएगा। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज और क्या है, इसमें एक कमी और है डेथ केस को लेकर के। यदि यूपीएस वाला कोई कर्मचारी डेथ कर जाता है तो उस कंडीशन में यानी कि उसके ऊपर कौन सी पेंशन स्कीम लागू होगी और उसे क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसका भी कई स्पष्ट तौर से प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। तो अभी इसके बारे में भी सुधार करना बाकी है इसके अंदर। एक चीज और महत्वपूर्ण, 25 ईयर्स वीआरएस की मिनिमम क्या है, सर्विस ऑफ पीरियड रखा गया है, यानी 25 साल आपको सेवा देनी पड़ेगी यूपीएस लेने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद ही आप वीआरएस ले सकते हो 25 साल की सर्विस के पश्चात। ठीक है। और ये जो आपको यानी कि आपको जो पेंशन मिलेगी, ये पेंशन है जो सुपर एन्युएशन के टाइम पर से लागू होगी, यानी कि 60 वर्ष की आयु जब आपकी होगी तब से लागू होगी। ठीक है। चाहे वीआरएस 45 साल में जाए चाहे 50 साल में जाए, लेकिन पैसा आपको कब से मिलेगा, यानी कि पे आउट कब से मिलेगा, 60 साल की एज से मिलेगा। तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, 60% जो मैंने यहां लिखा है ना, कॉर्पस का 60% निकासी भी इसके अंदर शामिल की गई है। इसके अंदर क्या होगा कि इंडिविजुअल कॉर्पस जो मैंने आपको समझाया था और एक बेंचमार्क कॉर्पस, यदि बेंचमार्क कॉर्पस कम है और इंडिविजुअल कॉर्पस ज्यादा है तो आप बेंचमार्क कॉर्पस का ही 60% निकाल पाओगे। यदि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कम है और बेंचमार्क कॉर्पस ज्यादा है तो आप इंडिविजुअल कॉर्पस का ही 60% निकाल सकते हो। दूसरी कंडीशन फिर एक और है, यदि मान लेते हैं कि हम आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपए में से आपने 60 रुपया निकाल लिया, तो आपके 40 रुपए पर ही आपको फिर पेंशन मिलेगी। फिर आप उम्मीद नहीं रखना कि 50% हमको लास्ट बेसिक का क्या मिल जाएगा, पे आउट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा वो। फिर आपके किस आधार पर मिलेगा, बेंचमार्क और इंडिविजुअल कॉर्पस के अनुपात का हिसाब से आपको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। आप निकाल तो सकते हो लेकिन आपके उसी अनुपात में क्या होगा, पेंशन कम हो जाएगी। जैसे 20% निकाला तो उस हिसाब से 20% कम हो जाएगी, 40% निकाला तो उस हिसाब से उसके अनुपात में 40% कम हो जाएगी। 60% अगर आप पे आउट यानी टोटल लास्ट उसका कॉर्पस का निकालोगे तो क्या होगा, यानी कि वो इतनी पेंशन आपको कम मिलेगी। ठीक है। 25% मैंने 3 बार निकालने का आपको बता दिया। अनुपातिक पेंशन है इसके अंदर, यानी कि 10 साल पर यदि कोई कर्मचारी 10 साल रेगुलर सर्विस करता है तो उसे 10,000 रुपए प्लस डीए यानी कि अनिवार्य पेंशन उसको दी जाएगी। ठीक है। चाहे उसका इंडिविजुअल कॉर्पस चाहे कुछ भी हो, सिर्फ कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेगुलर वो क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है। वो पैसा बीच में ना निकाला हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको 10,000 रुपए प्लस डीए है जो आपको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। अगर आप बीच में पैसा निकाल ले तो फिर उसी अनुपात में आपकी पेंशन है जो कम हो जाएगी। ठीक है। लमसम अमाउंट मैंने वैसे पिछली वीडियो में बता दिया था,
फिर भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को लमसम अमाउंट के बारे में थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब आपका मैंने पूरा रिवीजन पिछली वीडियो का इसके अंदर करवा दिया है, तो ये थोड़ा सा फास्ट डालूंगा मैं इस वीडियो को यहाँ तक, क्योंकि ये रिवीजन करवाना था। बाकी अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम चलते हैं कि कौन से कर्मचारी को एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। पहले हम फॉर्म देख लेते हैं, उसके पश्चात फिर हम पेंशन और फैमिली पेंशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। अब देखो यहां पर हम देखें कि कौन से कर्मचारी को कौन सा फॉर्म है जो भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम फॉर्म भी दिखाएंगे, ठीक है। यानी दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद नव नियुक्त कर्मचारी, यानी जो जॉब में फर्स्ट बार जो आ रहा है, न्यू रिक्रूट है, तो उसको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, A1, ठीक है। कौन सा फॉर्म, A1। फिर दूसरा हम देखें केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा अभिदाता हैं द्वारा एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल होने के लिए विकल्प का चयन किया, यानी कि वो अभी एनपीएस में और यूपीएस में जाना चाहता है, तो उसको फॉर्म भरना पड़ेगा A2, ठीक है। दो कैटेगरी हो गई, A1 फ्रेश के लिए, A2 जो अभी सर्विस में है और यूपीएस अडॉप्ट करना चाहता है तो वो A2 फॉर्म भरेगा, ठीक है। एक हो गया। फिर तीसरे नंबर पर हम बात करें दावा और भुगतान फार्म एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस अभिदाता जो दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुआ हो, यानी कि 1 अप्रैल 2025 को या तो वो यानी कि सेवानिवृत्त हो गया हो या उसके बाद में सेवानिवृत्त होने वाला है, तो उसको कौन सा करना पड़ेगा, B1, ठीक है। दावा और भुगतान फार्म एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का अभिदाता जो दिनांक 31 मार्च 2025 को या उससे पहले अधिवर्षित यानी सेवानिवृत्त हुआ, रिटायरमेंट हो गया हो, तो ये कौन सा होगा, B2। कहने का मतलब 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के बाद वाले को B1 और यानी कि 31 मार्च 2025 को यानी सेवानिवृत्त हुआ या उससे पहले हुआ है, उसको कौन सा हो गया, B2, ठीक है। अब आपको यहां समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें इसी प्रकार से दावा और भुगतान फार्म दिवंगत यानी कि जो डेथ कर गया एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस अभिदाता जो दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुआ हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो और अभिदाता ने पहले यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त कर लिए हो कि जीवन साथी द्वारा भरे जाने वाला फॉर्म कौन सा है, B3 है, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहां और देख सकते हैं एकीकृत पेंशन यूपीएस के अंतर्गत उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो, यूपीएस लाभ लेने के पात्र हो, यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त जीवन साथी द्वारा B4, फिर B5, फिर B6, यानी आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जितने भी फार्म है, ये है फार्म A1, ठीक। ये किसको भरना है, न्यू रिक्रूट को भरना है, ठीक है। ये उससे भरवाया जाएगा, ठीक। फिर उसी प्रकार से ये सारे फार्म A1 वाले हैं, ठीक है। ये सारे फार्म है, ये इनको आप देख लेना। अगर आप लोगों तक अभी तक अगर यूपीएस वाली पीडीएफ नहीं पहुंची है तो आप मुझे मैसेज डालना, मैं जो आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। ये A2 कैटेगरी के लिए, यानी कि जो अभी एनपीएस में है और यूपीएस में जाना चाहता है उसको ये फॉर्म है जो भरना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिस में जाके, कार्यालय के अंदर जाकर के वहां आपको क्लर्क बता देगा कि कौन से खाने में क्या भरना है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसा वे बोलेगा वैसे आपको भर करके दे देना है, ठीक है। ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म हो गए। अभी हम बात करेंगे किसकी, कि भाई अब इसके अंदर पेंशन कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो पेंशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पीडीएफ में और नीचे चलेंगे, ठीक है। देखो अब आप यहां पर देखना थोड़ा सा, स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण देखो, पूर्व अनुमान के निम्नलिखित सेट के साथ विभिन्न परिदृश्यों के सेट पर विचार किया गया है, अर्थात किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 माह का जो मासिक औसत मूल वेतन है वो कितना है, 45,000 रुपए है, यानी औसत मूल वेतन पिछले 12 माह का वो कितना है, 45,000, ठीक है। तो इसको क्या है, मूल वेतन को प्रदर्शित करेंगे किससे, P से करेंगे, ठीक है। कर्मचारी के पास 25 वर्ष यानी कि 300 महीने, क्योंकि 25 वर्ष जैसे ही आपकी सर्विस कंप्लीट होगी उसके पश्चात आप क्या है, 25 वर्ष होते ही 50% लास्ट बेसिक के पे आउट के आप क्या हो जाएंगे, हकदार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम जो महीने लिए गए हैं, कितने लिए गए, 300 महीने लिए गए। चाहे आप 30 साल की सर्विस करोगे तब भी मैक्सिमम कितने महीने लिए जाएंगे, 300 महीने लिए जाएंगे, ठीक है। उसमें और इससे ज्यादा महीने इसलिए नहीं लिए जाएंगे क्योंकि आपको लास्ट बेसिक का कितना देने का प्रावधान है, 50% देने का प्रावधान है, इससे ज्यादा का नहीं है, ठीक है। इससे कम का जरूर है लेकिन ज्यादा का नहीं है, ठीक है। तो 300 महीने यहां गिने जाएंगे। इसको किससे डिनोट किया जाएगा, क्यू से डिनोट किया जाएगा। तीसरी जो कंडीशन है, कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हों,
अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए और जमा में कोई चूक नहीं हुई हो। ठीक। चौथी कंडीशन है कर्मचारी ने निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न चुना हो। आप अपने मर्जी से चुनोगे और कॉर्पस कम पड़ गया, बेंचमार्क कॉर्पस, तब भी उस कंडीशन में आपको यानी पेंशन कम मिल सकती है। ठीक है। कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी ना की हो। आ गई वो चीजें जो मैंने आपको पहले बताई थी, यानी कि आपको आंशिक निकासी भी नहीं करनी है। ठीक है। और डिफॉल्ट पैटर्न भी चुनना है, आप अपना दिमाग नहीं लगाना है, कहां निवेश करना है। तभी आपको उस कंडीशन में क्या होगा, 50% पेंशन के आप पे आउट के हकदार होंगे, पेंशन के नहीं। इसमें पेंशन नाम का कोई वर्ड यूज नहीं किया गया पूरे उसके अंदर। ठीक है। तो आप अभी पेंशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पे आउट, यानी कि कर्मचारी के दिमाग से पेंशन नाम का शब्द हटाने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है। तो अभी आप पे आउट बोलिए इसको। अब देखते हैं आगे। हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया है परिदृश्य फर्स्ट, यानी फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, यानी कर्मचारी 1 से 5 तक की सभी शर्तों को पूरा करता है। यानी ये पांचों शर्त बताइए, इनको क्या है, कर्मचारी पूर्ण करना चाहिए पांचों शर्तें। ठीक है। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य कितना है, 50 लाख रुपए, यानी 25 साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, कितने साल की, 25 साल की, यानी वीआरएस की। ठीक है। तो सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति देख लो वर्ड लगाया हुआ है। ठीक है। वीआरएस नहीं लिखा है, सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य, स्टैंडर्ड जो बेंचमार्क जो मैंने नहीं बताया था, बेंचमार्क कॉर्पस, उसको बीसी लिखा गया है, और जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसको क्या लिखा गया है, आईसी लिखा गया है। ठीक है। यानी बीसी कितना होना चाहिए, सॉरी इंडिविजुअल कॉर्पस कितना होना चाहिए, 50 लाख रुपए, इसको कितना माना है, 10,000 यूनिट के बराबर माना है आईसी के रूप में। इस मामले में बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य भी कितना होगा, 50 लाख होगा। ठीक है। और इसे कितना, यानी 10,000 यूनिट दोनों को लिया गया है, यानी रूप में इसे चिन्हित करेंगे। ठीक है। इंडिविजुअल कॉर्पस आईसी और बेंचमार्क कॉर्पस को बीसी के अनुसार करेंगे। ठीक है। और कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान कितना होगा वो हम निकालेंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है, P/2, ठीक है, इंटू में Q/300 इंटू में आईसी अपॉन में बीसी, सीधा सा सिंपल सा है। देखो कुछ नहीं करना है, P/2 आपको याद रखना है, इंटू उसके अलावा Q/300 इंटू में आईसी अपॉन में बीसी, ये आपका क्या होगा, पे आउट होगा। ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिख दिया मैंने, इंग्लिश में लिख दिया, बाकी और कुछ फॉर्मूला इसके अंदर बड़ा आसान है, आप भी इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन कंडीशन 5 कंडीशन है जो ऊपर वाली पूर्ण होनी चाहिए। अब देखो आप यहाँ पर, यदि Q 300 है, 300 से अधिक है, तो इसे 300 के रूप में लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, 25 साल की सर्विस से ही आपको क्या लागू हो गई, 50% यानी कि पे आउट है जो आपके लिए लागू है। यदि P/2 इंटू Q/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा। ठीक है। यानी कि 10,000 यूनिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हमने देखा हुआ 45,000 रुपए क्या था आपका, यानी कि पिछले 12 माह का क्या था, यानी एवरेज था सैलरी का 45,000, तो 45,000 अपॉन में 2, और मैंने यहाँ क्यों लिया था 300, यानी 25 साल की सर्विस है, ये अप्लाई कर चुका है और फिर सेवानिवृत्त हो रहा है, तो 300 अपॉन में 300। ठीक है। यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 25 को 12 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 महीने। ठीक है। आगे फिर हम देखेंगे कोई कर्मचारी 20 साल करेगा, 10 साल करेगा, तो उसके कितने महीने निकलेंगे और किस प्रकार से कॉर्पस निकलेगा। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि उस कर्मचारी का यानी बेंचमार्क कॉर्पस है वो कितना होना चाहिए था, यानी 50 लाख होना चाहिए था। ठीक है। और आईसीबी कितना होना चाहिए, 50 लाख। उस कंडीशन में उस कर्मचारी का, इसको हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे एंटायर वैल्यू को, इस पूरी एंटायर वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, वो निकल करके आ जाएगा 22,500, प्लस में ऊपर इसके ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, डीआर या डीए, जो भी महंगाई भत्ता चल रहा होगा वो इसके ऊपर में लागू हो जाएगा। ठीक है। अब इस प्रकार से इसकी पेंशन कितनी बनी, 22,500, और इसके ऊपर मान लो कुछ समय 50, 55, 10, 20, 30, 50 जितना भी यानी कि डीए चल रहा होगा, उसको क्या इससे इंटू कर देंगे। ठीक है। यानी और नीचे 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है। कहने का मतलब मैं यहाँ थोड़ा सा समझाऊं आप लोगों को, तो मैं मान लेता हूँ 22,500। ठीक है। उस समय की वैल्यू मान रहा हूँ, 40,000 भी हो सकता है, जितना आपका जो बेसिक होगा उसके हिसाब से निकल करके आएगा ये। तो 22,500, अगर उस समय डीए होगा 10%, तो यहाँ क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है, और भाग किसका लगा देना है, 100 का लगा देना है। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना हो गया, यानी 2250 रुपए इसके ऊपर में डीए बन जाएगा। ये एग्जाम्पल के लिए लिया हूं मैं। ठीक है। और 22,500 को क्या कर देना है, इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है। तो ये टोटल निकल के कितने आ जाएगा, 24,750 रुपए। ठीक है ना। अगर 20% होगा तो 20% से गुणा कर देना है, 80% होगा तो 80% से गुणा कर देना, फिर बहुत ज्यादा आएगी, तो मैं समझाने के लिए 10% डीए लिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी पेंशन है जो निकल जाएगी। ठीक। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि कर्मचारी 1, 3 और 5 तक शर्तों को पूरा करता है, यानी कर्मचारी
के पास 15 साल 180 महीने की अरक सेवा है, यानी ये टोटल 25 साल सर्विस नहीं कर पाया, कितना ही साल किया था ये 15 साल, तो देखो अब उसके लिए किस प्रकार से लागू होगा। और उसका टोटल बेंचमार्क कॉर्पस कितना है, 30 लाख रुपए जमा हुआ, ठीक है, कितने साल में, 15 साल के अंदर 30 लाख रुपए उसका क्या होना चाहिए था, बेंचमार्क कॉर्पस होना चाहिए था। तो वही फॉर्मूला लागू होगा सेम, P/2 Q अपन 300 IC/BC। तो यहाँ देखो 15 साल है, 15 साल में यानी एक साल में 12 महीना, तो 15 को गुणा कर देंगे 12 से तो 180 महीने आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला में रख देना, कुछ नहीं करना है। 45,000 उसका लास्ट बेसिक है, उसको भाग लगा देना है 200, 15 साल वो सर्विस किया है तो 15 साल में 180 महीने हो गए, भाग लगा देना 300 का। बेंचमार्क कॉर्पस 30 लाख है, आपने पूरा यानी कि उसमें यानी पूरे 15 साल तक इन्वेस्ट किए हो तो 30 लाख रुपए ही आपका इंडिविजुअल कॉर्पस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना बेंचमार्क कॉर्पस वह कॉर्पस होता है कि उस ड्यूरेशन के दौरान कर्मचारी का पैसा पिछले 15 साल में 30 लाख रुपए होना चाहिए था, तो कर्मचारी का भी बेंचमार्क इंडिविजुअल कॉर्पस कितना होगा, 30 लाख, और इसका भी कितना हो जाएगा, 30 लाख। यदि वह किसी कारणवश 6 लाख रुपए निकाल लेता तो यहाँ कर्मचारी का कितना आएगा, 24 लाख रुपए, बेंचमार्क कॉर्पस 30 लाख रुपए रहेगा। अगर इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करें कि 15 साल सर्विस पर उसको कितनी पेंशन मिलेगी, तो ये निकल के आएगा 13,500, ठीक है। तो 13,500 प्लस इसके ऊपर क्या कर देना है, आपको डीए लगा देना है। अगर वहां 50% चल रहा है तो 13,500 का 50% निकाल लेना है, यानी कितना हो जाएगा, 6,750 रुपए। तो 6,750 13,500 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी लगभग कितना आ जाएगा, 21 20 6 3 19 20,250 के आसपास आपका वो जो पेंशन बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखते हैं कंडीशन नंबर 3, कितनी कंडीशन कर ली हमने, 2। अब तीसरे नंबर की कंडीशन में हम देखते हैं, कर्मचारी 1, 3 और 5 तक शर्तों को पूरा करता है और कर्मचारी के पास 10 साल 120 महीने की जो सर्विस कर पाता है, 10 साल के बाद वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी वही फॉर्मूला लागू होगा और 10 साल में यहाँ महीने चेंज हो जाएंगे बस, ठीक है। बेंचमार्क कॉर्पस जितना होगा उतना ही कितना होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस होगा, क्योंकि इस कर्मचारी ने पैसा नहीं निकाला है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे तो 9,000 रुपए क्या हो जाएगी, इसकी पेंशन बन रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 10 साल की सर्विस पर हम 10,000 रुपए कम से कम पेंशन देंगे और उसके ऊपर क्या देंगे, डीए। यानी कि फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो अगर 50%, हम अभी 53 चल रहा है, लेकिन 50% की कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000 रुपए ईयर, 50% निकालेंगे तो 5,000 हो, यानी कि टोटल 15,000 रुपए 10 साल सर्विस करने के बाद उस एम्प्लॉय को मिलेंगे, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर अब तीसरी कंडीशन एक और बनेगी, ये चौथी कंडीशन समझ लो एक तरीके से आप, यानी कर्मचारी 1, 3 और 4 शर्तों को पूरा करता है और कर्मचारी ने आंशिक निकासी की है, मैं बताया था ना कि आगे आएगा, और कर्मचारी के पास 10 साल की अरैख सेवा वो कर पाया, यानी 10 साल ही सेवा कर पाया और आंशिक निकासी भी उसने की है, तो उसमें क्या होगा कि सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी की व्यक्तिगत कॉर्पस है, यानी 3 लाख रुपए वो निकाल लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 22 लाख रुपए उसका क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। और बेंचमार्क कॉर्पस कितना है, 25 लाख रुपए, यानी 3 लाख की वो निकासी कर लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि 22 लाख आएगा ऊपर में इंडिविजुअल कॉर्पस, बेंचमार्क कॉर्पस कितना आएगा, यानी 25 लाख रुपए, तो इसको इंटू करेंगे तो 8,800 रुपए आएगा, ठीक है। इस मामले में पेंशन 8,800 रुपए के साथ लागू महंगाई राहत होगी, क्योंकि व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में पूर्ण कॉर्पस जमा नहीं किया गया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर 3 लाख रुपए हैं जो उसने निकाल लिए हैं, इसलिए इस पर 10,000 रुपए वाला नियम लागू नहीं होगा। इस पर कौन सा नियम लागू होगा, यानी 8,800 और इस जितना महंगाई भत्ता चल रहा है उसको प्लस कर देना है, ठीक है। 53% यहाँ निकालेंगे तो लगभग कितना, 13,000 रुपए के आसपास उसकी पेंशन बन जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर आप लोगों की पेंशन है जो तय की जाएगी, ठीक है। जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में थ्योरेटिकल बताया था, यहाँ हमने प्रैक्टिकली बता दिया, ठीक। यदि फिर भी आप लोगों को पेंशन निकालना ना आया हो तो मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 जरूर लेकर के आऊंगा आपको। और जब तक मैं पेंशन आप लोगों को सिखा नहीं दूंगा निकालना, तब तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा, बस आप कमेंट करते रहो, ठीक है। आज मैंने इस तरीके से निकाला, कल और इजी वे में मैं यानी कि समझाने की कोशिश करूंगा कि आप शॉर्ट में किस प्रकार से आपकी पेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर हम लोग बना देंगे, तो आप क्या करोगे, उस कैलकुलेटर को डाउनलोड करना और अपना लास्ट यानी कि अपना इंडिविजुअल कॉर्पस डालना और एज डालना और जितनी साल आपकी सर्विस हो गई है वो डालना, बस। उसके बाद आपका क्या है कि ऑटोमेटिक आपका यूपीएस का पेंशन है जो निकल करके आ जाएगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कैलकुलेटर लेकर के आए, जिससे आपको ये सब पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े और सीधा आपको क्या है, पेंशन निकल करके आ जाए यूपीएस वाली, ठीक है। यहाँ पे जो लमसम अमाउंट का जो फॉर्मूला दिया गया है ना, वो थोड़ा सा अलग दिया गया है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ देख लो, 45,000 उसका
यानी कि लास्ट बेसिक है, कितना है लास्ट बेसिक, यानी कि कर्मचारी जैसे इस 31 तारीख को रिटायर हो रहा है तो इस महीने का जो बेसिक है वो कितना है 45,000 रुपए, और उस पर महंगाई भत्ता यहाँ 53 लिया हुआ है, ठीक है, तो 23,850 बन रहा है। कुल परिपलिदिया कितनी है 68,850 है, ठीक है, यानी कि लास्ट बेसिक 45,000 प्लस में उसके ऊपर डीए जोड़ देंगे तो 68,850 का क्या आ जाएगा लास्ट बेसिक पे, प्लस में क्या आ जाएगा एनडीए आ जाएगा। अब देखो यहां पर जो फॉर्मूला दिया है वो इस प्रकार से दिया है यहाँ, यानी शॉर्ट में निकाल दिया है, लेकिन अगर यहाँ फॉर्मूला की बात करूं तो ये फॉर्मूला है, और जो मैंने पिछला बताया था वो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो आपकी 10 साल सर्विस हो गई है तो 10 साल को आप कन्वर्ट कर दो 6 महीने में, तो 10 साल में कितने 6 महीने हो गए 20, और 20 को गुणा कर दो कितने से 3 से, क्योंकि हर प्रत्येक 6 महीने में 3 दिन के पेमेंट के बराबर लमसम अमाउंट मिलेगा आपको। तो उसमें क्या है कि सीधा सीधा 20 दून 40 20 या 60 आ जाएगा, 60 का मतलब 2 माह की पेमेंट आ जाएगी। अगर इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा, वो थोड़ा इजी था, हार्ड तो खैर ये भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे आपका जो लास्ट बेसिक जो हमने ऊपर देखा था 45,000 रुपए था, और उस पर जो यानी कि डीए बन रहा था वो कितना बन रहा था 28,000 कुछ बन रहा, 28,850 बन रहा था, यानी कि बेसिक प्लस डीए कितना उसका लास्ट 68,850, यानी लास्ट पेमेंट का। इसको भाग लगा देना 10 से, कुछ नहीं करना है, यानी जो लास्ट बेसिक प्लस डीए को 10 से भाग लगा देना है, और गुणा किससे कर देना है, यानी लेंथ ऑफ सर्विस। लेंथ ऑफ सर्विस के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर है जो मान लो कि लेंथ ऑफ सर्विस हो गई एल, और इसको इंटू करना पड़ेगा 2 से। यहाँ पर एल का मतलब यह है कि 10 साल की सर्विस है तो उसको 6 महीना बनाने के लिए क्या है 2 से गुणा करना पड़ेगा। बात वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, जो मैंने बताया था कि आप जितनी सर्विस हुई है उसको 2 से गुणा कर दो और लास्ट बेसिक से गुणा करके 10 का भाग लगा दो, ठीक है। तो वही इसमें सेम है। तो इसमें फिर हम निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, किसी ने 10 साल सर्विस की है तो यहाँ 10 इंटू 2 हो जाएगा यानी कि 20, यानी 20 गुना में हम कितना कर देंगे 68,000 6,885, 0 से 0 कट गया ना। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये राशि है जो निकल करके कितनी आ जाएगी, यानी ये राशि निकल करके आ जाएगी कितनी 10 साल की सेवा पर 1,37,700, 37,700 सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, और ये तो मैंने पिछला जो फॉर्मूला बताया था आप लोगों को वो एकदम सरल है, जैसे जो आपको आसान लगे उस हिसाब से आप लमसम अमाउंट निकाल सकते हो। ये कौन सा अमाउंट है, लमसम अमाउंट है, यानी 60% निकालने के बाद भी आपको लमसम अमाउंट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पीछे और जो डाउट रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, कल तक, कल दोपहर तक या शाम तक जब आप लोगों के सारे कमेंट मेरे पास प्राप्त हो जाएंगे तो मैं परसों या कल रात को देर रात या परसों जल्दी मैं आप लोगों के लिए क्या है नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपके जितने डाउट हैं वो खाली आपके जितने डाउट हैं वही उस वीडियो के अंदर शामिल किए जाएंगे कमेंट वाइज। जैसे आपने कमेंट किया कि सर हमें लमसम अमाउंट नहीं आता, तो मैं क्या लमसम अमाउंट निकालना सिखाऊंगा। आप बोलोगे सर हमसे पेंशन नहीं निकली, तो मैं पेंशन निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके जितने डाउट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।